हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके जीएस क्लासेस के एक और बेहतर क्लास में। आज का ये क्लास जो है संपूर्ण क्रांति जो जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा लिखा गया है, इसके क्वेश्चन आंसर यानी कि प्रश्न और उत्तर का ये वीडियो है। यकीन मानिए इस वीडियो को देखने के बाद कभी भी इनके प्रश्नों के उत्तर जो हैं आप नहीं भूल सकते। आपको अगर थोड़ा सा भी ट्रस्ट है तो इस वीडियो को थोड़ा सा और देखिए, आपको यकीन हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को हम जो है स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला ही क्वेश्चंस जो हैं क्या होंगे, तो देखिए आंदोलन के नेतृत्व के संबंध में पहला क्वेश्चन है चैप्टर का। आंदोलन के नेतृत्व के संबंध में जयप्रकाश नारायण के क्या विचार थे और आंदोलन का नेतृत्व वे किस शर्त पे करना चाहते थे। यानी क्वेश्चन पूछ रहा है कि आंदोलन का नेतृत्व के संबंध में जयप्रकाश नारायण जी के विचार क्या थे, सबसे पहला बताना है। तो आंदोलन के नेतृत्व कहने का मतलब कि आंदोलन का जो लीडर होगा उसके बारे में जयप्रकाश नारायण जी सोचते क्या थे। तो आंदोलन के नेतृत्व के बारे में जयप्रकाश नारायण जी के यही विचार थे कि आंदोलन का नेतृत्व कोई भी करे उससे हमको मतलब नहीं है। आंदोलन का नेतृत्व कोई भी करे उससे मतलब नहीं है, लेकिन वो नेतृत्व करने वाला व्यक्ति स्वार्थी ना बनकर यानी अपने बारे में ना सोचकर समाज के बारे में सोचे और छात्रों के हित के बारे में सोचे। यानी जिसके बारे में आंदोलन कर रहे हैं वो सबके बारे में सोचे। ठीक है, जैसे जयप्रकाश नारायण जी ये नहीं चाहते थे कि जो आंदोलन का नेतृत्व करे उसको अगर कोई पैसा दे देवे तो वो जो है बिक जाए और आंदोलन खत्म कर दे। ठीक है, ऐसा नहीं चाहते थे। वो चाहते थे कि आंदोलन का लीडर कोई भी बने उससे हमको मतलब नहीं है, लेकिन वो व्यक्ति जो है स्वार्थी ना होकर अपने हित के बारे में ना सोचकर पूरे आंदोलन के लोगों के बारे में सोचे, वो पूरे समाज के बारे में सोचे, ऐसा वो नेतृत्व करने वाला चाहते थे। कौन चाहते थे? जयप्रकाश नारायण जी चाहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी में कि आंदोलन का नेतृत्व वे किस शर्त पे स्वीकार करते हैं। आंदोलन का नेतृत्व तो लोग बोलते हैं उनसे कि आप ही क्यों नहीं आंदोलन का नेतृत्व करते हैं। तो जयप्रकाश नारायण जी कहते हैं कि ठीक है, हम आंदोलन का नेतृत्व करेंगे यानी कि हम लीडर बनेंगे, लेकिन मेरा एक शर्त होगा। शर्त क्या होगा? तो वो ये होगा कि हम सबकी सुनेंगे, सबसे सलाह लेंगे, सबकी बातों को सुनेंगे, लेकिन आखिरी फैसला जो है मेरा होगा। कहने का मतलब जब आप किसी भी आंदोलन का नेतृत्व करते हैं, लीडर बनते हैं, तो एगो बगल से सलाह देगा कि ऐसे करो, फिर एगो और सलाह देगा कि नहीं ऐसे करो, फिर एगो और सलाह देगा ऐसे करो। तो जयप्रकाश नारायण जी कहते हैं कि ठीक है, आप लोग सलाह देंगे, हम सुनेंगे, आप जो भी बोलिएगा हम सुनेंगे, लेकिन जो अंतिम फैसला होगा वो मेरा होगा, तभी जो है हम आंदोलन का नेतृत्व करेंगे। आप अगर समझ गए हैं तो आप अपने से लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं। ये जो है मेरा यकीन है कि किसी भी अगर क्वेश्चन के आंसर को हम अपनी भाषा में आपको समझा देते हैं तो आप उसका आंसर जो है एकदम लिख सकते हैं। हमें यकीन नहीं, पूरा विश्वास है कि आप लिख सकते हैं। और अगर किसी भी प्रकार के डाउट्स हो तो जो व्हाट्सएप पेड ग्रुप से जुड़े हुए हैं उनको जो है नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाता है, वो नोट्स में जाकर उसका आंसर जो है देख लेंगे। ठीक है, जैसे कि व्हाट्सएप पेड ग्रुप का नंबर है 9608339424। इस नंबर पे जो है व्हाट्सएप होता है और यही जो है गूगल पे का नंबर भी है। ठीक है, गूगल पे का नंबर, ये इस पे जो है बहुत सारे कॉल आते रहते हैं। बार बार हम एक ही बातों को कहते हैं कि सर आपको नोट्स चाहिए, तभी इस नंबर पे मैसेज कीजिएगा। पूरे सब्जेक्ट हिंदी के क्वेश्चन आंसर बुक का ऑब्जेक्टिव, हिंदी ग्रामर के ऑब्जेक्टिव, सभी का जो है फीस है 51 रुपया। मात्र 51 रुपया में आपको नोट्स प्रोवाइड किया जाता है। नोट्स जो ये नंबर पे मैसेज करना होता है, उसके बाद 51 रुपया गूगल पे करना होता है, उसका स्क्रीनशॉट, उसके साथ अपना नाम और डिस्ट्रिक्ट को लिख कर भेजिए, आपको नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा जैसे जैसे क्लास होगा। फिर भी जो है आप लोगों के मन में डाउट्स रहते हैं, पढ़ाना यूट्यूब पे फ्री है, हम जब भी जो है आपको पढ़ाएंगे फ्री पढ़ाएंगे, ये बात जो है दिमाग में फिट कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट बात हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन कि जयप्रकाश नारायण के छात्र जीवन और अमेरिका प्रवास के परिचय दें। यानी कि जयप्रकाश नारायण छात्र जीवन में
कैसे थे और अमेरिका में प्रवास किए, तो उसका परिचय आपको देना है, ठीक है। और उसके बाद इसी क्वेश्चन में है कि इस अवधि की कौन सी बातें जो हैं, यानी कि जयप्रकाश नारायण जी के छात्र जीवन की कौन सी बातें जो हैं आपको ज़्यादा प्रभावित करती है। तब समझिए तनी, अब मान के चलिए कि हमने के छात्र जीवन के आप ही से हम प्रश्न को पूछें कि अपन छात्र जीवन के जो है अपन परिचय दीजिए, क्या कहिएगा सर? कि हम जो हैं 1 से 10वां तक जो है अपने गांव में पढ़ें, उसके बाद जो है हम शहर आकर कॉलेज में पढ़े, उसके बाद जो है हम बीए कर रहे हैं, इंटर कर रहे हैं, ये बताएंगे कि नहीं बताएंगे? तो उसी प्रकार जयप्रकाश नारायण जी के बारे में बताएंगे कि जयप्रकाश नारायण जी का छात्र जीवन यह रहा कि उन्होंने बिहार विद्यापीठ कॉलेज से साइंस स्ट्रीम में आईएससी से जो है पास किए। उसके बाद जो है जब वो हाई स्कूल में थे तो उन्होंने स्वामी सत्यदेव नारायण से अमेरिका के बारे में सुना था कि अमेरिका में कोई भी व्यक्ति जो है रह करके कमा करके जो है अपना पढ़ाई वहाँ पे पूरा कर सकता है। अगर कोई ज़्यादा पढ़ना चाहता है तो अमेरिका में जाए, वहाँ पे रह करके और काम करके। आपने जयप्रकाश नारायण जी की कहानी अगर मेरे मुख से सुना होगा तो आपने सुना होगा कि जयप्रकाश नारायण जी ने अमेरिका में कितना कष्ट सहा है। वेटर का काम किया है, लोहा के फैक्ट्री में काम किए हैं, और उसके बाद ना जाने मोची का काम किए हैं, जूता जो साफ किया जाता है उसका काम किए हैं। तो ऐसे ऐसे काम किए हैं उन्होंने अमेरिका में जाके, और वैसे उन्होंने पढ़ाई की है, तब जाके आज फेमस हुए हैं। तो आप तो बहाना बनाते हैं कि सर हमको ये काम करना रहता है, हमको गाय खिलाना रहता है, तो हमको घर पे खाना। अब क्या आप लोग बहाना बनाते हैं? जयप्रकाश नारायण जी अगर ऐसे बहाना बनाते तो क्या उनके बारे में हम लोग पढ़ पाते? नहीं पढ़ पाते, सिंपल सी बात है। अब आते हैं क्वेश्चंस पे, आंसर पे कि जयप्रकाश नारायण के छात्र जीवन और अमेरिका प्रवास के परिचय दे। तो जयप्रकाश नारायण का छात्र जीवन यही रहा कि उन्होंने बिहार विद्यापीठ से जो है साइंस स्ट्रीम से पास किए, इंटर जो है साइंस स्ट्रीम से पास किए। उसके बाद अमेरिका कब गए? तो जब वो हाई स्कूल में थे तो सुने थे कि अमेरिका में जाकर कोई भी लोग जो है पढ़ाई कर सकता था, तो वे अमेरिका प्रवास कर गए और अमेरिका में उन्होंने बहुत सारा कष्ट किया और अपनी पढ़ाई पूरी की और अपने छात्र जीवन को वहाँ पे बिताएं। अब यहाँ पे बात एक और आती है कि इस अवधि की कौन सी बातें जो हैं आपको प्रभावित करती है, यानी कि जयप्रकाश नारायण जी के छात्र जीवन का ऐसा कौन सा बात है जो आपको जो है अंदर से मोटिवेट करती है। तो उनके छात्र जीवन का सबसे अच्छा बात यह था कि वो अपने पढ़ाई को लेकर इतना ज़्यादा सीरियस थे कि वो अपने पढ़ाई के लिए कुछ भी कर सकते थे। जैसे उन्होंने वेटर का काम किया, एकदम किए, मोची का काम किए, जो जूता पॉलिश करते हैं उनका काम किए। तो अपने पढ़ाई को लेकर वो सबसे ज़्यादा जो है काम करने वाले व्यक्ति थे। उनसे हम लोगों को मोटिवेशन मिलना चाहिए और सभी छात्र जो हैं उनसे मोटिवेट होते हैं। तो वही बातें जो है हमको प्रभावित करती है। कौन सी बातें? तो जयप्रकाश नारायण के छात्र जीवन का जो कष्ट उन्होंने पढ़ाई के लिए सहा है, वह बातें जो है हमें प्रभावित करती है। बस इतना ही लिखना था। हम क्वेश्चन के आंसर को आपको समझा रहे हैं कि आप अपने से लिख सकें। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि जयप्रकाश नारायण कम्युनिस्ट पार्टी में क्यों नहीं शामिल हुए। एकदम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि जयप्रकाश नारायण कम्युनिस्ट पार्टी में क्यों नहीं शामिल हुए, जबकि जयप्रकाश नारायण जब अमेरिका में थे तो वो मार्क्सवादी से जो है बहुत ज़्यादा घोर कम्युनिस्टवाद बन गए थे। मार्क्स के विचारों से जो है इतना ज़्यादा वो प्रभावित हुए थे कि कम्युनिस्ट बन गए थे। अब पूछिएगा कि सर ये कम्युनिस्ट होता क्या है? तो कम्युनिस्ट जो है एक ऐसा है कि जो कम्युनिस्ट कहने का मतलब कि जो समाज में रहने वाले लोग हैं तो किसी भी कास्ट के लिए उत्तरदायी नहीं होते हैं, यानी कास्ट को लेकर नहीं मानते हैं, तो उन्हीं को कम्युनिस्ट कहा जाता है। तो हम कहेंगे कि जयप्रकाश नारायण जी कम्युनिस्ट पार्टी में क्यों नहीं शामिल हुए। तो बस एक आंसर इतना ही है कि जयप्रकाश नारायण जी कम्युनिस्ट पार्टी में इसलिए नहीं शामिल हुए कि उन्होंने लेनिन से यह सीखा था कि जो देश गुलाम हो वहाँ के जो कम्युनिस्ट लोग हैं गुलामी के खिलाफ उनको लड़ना चाहिए। लेकिन भारत की कम्युनिस्ट जो पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी, वो भारत गुलाम थी लेकिन गुलामी के खिलाफ कम्युनिस्ट पार्टी लड़ नहीं रही थी, गुलामी खत्म करने का प्रयास
प्रयास नहीं कर रही थी, जिसके कारण जयप्रकाश नारायण जी कम्युनिस्ट पार्टी को ज्वाइन नहीं करते हैं और वे कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं। आप मेरी बातों को समझ रहे हैं या नहीं? जहाँ तक हमें लग रहा है आपके दिमाग में जाना चाहिए कि जयप्रकाश नारायण जी कम्युनिस्ट होते हुए भी कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल क्यों नहीं हुए, कांग्रेस में क्यों गए? आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कोई भी। तो जयप्रकाश नारायण जी कम्युनिस्टवादी होते हुए भी कम्युनिस्ट पार्टी में इसलिए नहीं गए क्योंकि उन्होंने लेनिन से यह सीखा था। अब पूछेगा लेनिन कौन था? तो लेनिन जो है अमेरिका के जो है एकदम आंदोलनकारी नेता था। तो वो लेनिन से उन्होंने यह सीखा था कि कोई भी देश गुलाम हो तो गुलामी के खिलाफ वहाँ के कम्युनिस्ट लोगों को जो है लड़ना चाहिए, लेकिन भारत के कम्युनिस्ट लोग नहीं लड़ रहे थे, जिसके कारण जो है जयप्रकाश नारायण जी को बुरा लगा और वे कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल नहीं हुए, कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पाठ के आधार पर प्रसंग स्पष्ट करें। आपके पास किताब होगा तो देखिएगा, पाठ के आधार पर प्रसंग स्पष्ट करें और क ख दूगो क्वेश्चन दिले है। क में का लिखल है तो देख लीजिए, क में यहाँ हम लिखे हैं जगह के कारण। अगर कोई डेमोक्रेसी का दुश्मन है, डेमोक्रेसी मीन्स का होता है स्वतंत्रता, ठीक है, अगर लोकतंत्र भी होता है। अगर कोई डेमोक्रेसी का दुश्मन है तो वे लोग दुश्मन हैं जो जनता के शांतिमय कार्यक्रमों में बाधा डालते हैं, उनकी गिरफ्तारियां करते हैं, उन पर लाठी चलाते हैं, गोलियां चलाते हैं। पहले क्वेश्चन आप समझिए कि कह का रहा है पाठ के आधार पर प्रसंग प्रेम प्रसंग के बारे में सुने हैं। जो लड़का लड़की भाग जाता है तब ओकरा कहल जाता है प्रेम प्रसंग, यानी कि लड़का लड़की के बीच में संबंध है। तो वही बात कह रहा है कि पाठ से इस लाइन का संबंध बताइए कि क नंबर क्वेश्चन जो है इसका पाठ से क्या संबंध बताया गया है। तो इसका संबंध है कि अगर कोई डेमोक्रेसी का दुश्मन है तो वे लोग दुश्मन हैं जो जनता के शांतिमय कार्यक्रमों को बाधा पहुंचाते हैं, लोगों पे अत्याचार करते हैं, लाठियां बरसाते हैं, गिरफ्तारियां बरसाते हैं। इस लाइन का कहने का मतलब क्या है, बस इतने हमको जानना है। हम आपसे कह रहे हैं कि कोई ऐसा लोग है जो डेमोक्रेसी के दुश्मन है और हम लोगों पे अत्याचार कर रहे हैं। वो कौन लोग हो सकते हैं? राजनेता, राजनीति में बैठे हुए राजनेता। इस पूरे वाक्य का संबंध जो है पाठ के आधार पे राजनेताओं से है। वही लोग जो हैं डेमोक्रेसी के दुश्मन हैं, ठीक है। जो हम लोग अगर शांति में आंदोलन कहीं पे करेंगे तो आके लाठी बरसाएंगे, वही लोग तब बरसाते हैं, और कौन बरसाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे, देखिए नेक्स्ट ख नंबर क्वेश्चन की कि व्यक्ति से नहीं हमें तो नीतियों से झगड़ा है, सिद्धांतों से झगड़ा है, कार्यों से झगड़ा है। यहाँ पे देखिए, व्यक्ति से नहीं हमें तो नीतियों से झगड़ा है और हमें तो झगड़ा है सिद्धांतों से। इसका मतलब क्या है, माने कि हमको कोई व्यक्ति से नहीं लड़ना है, यानी कि कौन राजनेता है, कौन ये सब कर रहा है, हमको कौनों राजनेता से मतलब नहीं है। हमको जो राजनेता जो नियम बनाया है कि इस नियम के आधार पे आपको काम करना है, उन नियम से हमको जो है झगड़ा है, ठीक है। उस नियम को हम समाप्त करना चाहते हैं। तो इस पूरे वाक्य का संबंध क्या होगा कि व्यक्ति से नहीं हमें तो नीतियों से झगड़ा है, सिद्धांतों से झगड़ा है, कार्यों से झगड़ा है। इसका संबंध जो है पाठ के आधार पे क्या होगा, तो इस पूरे वाक्य का संबंध पाठ के आधार पे यह होगा कि यह राजनीति में बैठे लोगों के नियम के विरुद्ध जो है ये वाक्य बोला गया है, यानी कि नियम से, इसका राजनीति के नियमों से जो है इस पूरे वाक्य का जो है संबंध है। कितना आसान क्वेश्चन था, अगर आपको कोई समझा दे तो एक्चुअल में आप बना सकते हैं। हम एक बार और कहते हैं कि सर आपको नोट्स की क्या ज़रूरत है, आप सिर्फ मेरे क्लास को जो है रेगुलर कीजिए, आपको नोट्स की कोई आवश्यकताएं ही नहीं है, नोट्स आप खुद ब खुद बना सकते हैं। जैसे देखिए एक नेक्स्ट हम क्वेश्चन आपसे लेंगे, देखिए पार्ट से है कि बापू और नेहरू की किस विशेषताओं का उल्लेख जेपी ने अपने भाषण में किया है। यानी कि बापू कहने का मतलब महात्मा गांधी जी और जवाहरलाल नेहरू जी के कौन सी ऐसी विशेषता है जिसके बारे में जयप्रकाश नारायण जी ने इस चैप्टर में बताया है, ठीक है। तो इस चैप्टर में बापू और नेहरू की विशेषताएं जो हैं निम्न प्रकार से बताई गई हैं। देखिए कैसे,
जयप्रकाश नारायण जी ने बापू की एक विशेषता बताई है कि बापू इतने महान हैं, इतने महान कि हम उनके बारे में बुरा भला बोल भी देते थे तो बापू हमें डांटते नहीं थे। जैसे हम अगर आज आपके बारे में बुरा भला बोल दें तो आप कमेंट बॉक्स में इतना बुरा भला बोलिएगा कि नाम मत लीजिए, लेकिन बापू एक ऐसे व्यक्ति थे, इतने महान थे कि अगर कोई उनके बारे में बुरा भला बोलता था तो वे उन्हें रिप्लाई नहीं देते थे भाई, वे बुरा भी नहीं मानते थे, वे आपको आकर और समझाते थे कि भाई ऐसा ऐसा बोलना नहीं है। उसी विशेषताएं के बारे में जो है जयप्रकाश नारायण इस चैप्टर में बापू की इसी विशेषताओं के बारे में कहे हैं कि बापू इतने महान थे कि हम उनके बारे में बुरा भला बोल भी देते थे तो बापू बुरा नहीं मानते थे और वो हमें जो है समझाते थे। और फिर जयप्रकाश नारायण जवाहरलाल नेहरू के बारे में जयप्रकाश नारायण जी कहते थे कि जवाहरलाल नेहरू मेरे बड़े भाई के समान थे। और जयप्रकाश नारायण जी कहते हैं कि जवाहरलाल नेहरू के बारे में भी हम जो हैं कभी कभी बुरा भला बोले हैं तो जयप्रकाश नारायण जी भी जो हैं हमें बड़े भाई के तरह, हमें बड़े भाई यानी कह रहे हैं जयप्रकाश नारायण कि हमें छोटा मानते थे और अपने बड़े भाई की तरह हमको आते थे और समझाते थे, कहते थे कि जयप्रकाश नारायण जी ऐसा ऐसा नहीं करना है। तो इनमें बापू और नेहरू जी की उन विशेषताओं के बारे में चर्चा किया गया है कि उनको कितना भी बुरा भला बोल दीजिए वे बुरा बात नहीं मानते थे और वो हमें समझाते थे कि ऐसा ऐसा काम नहीं करना है। इन्हीं विशेषताओं के बारे में इस चैप्टर में जो है जयप्रकाश नारायण जी ने लिखा है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात करेंगे 6 नंबर कि भ्रष्टाचार की जड़ क्या है, क्या आप जेपी से सहमत हैं, इसे दूर करने के लिए क्या सुझाव देंगे। भ्रष्टाचार की जड़ क्या है भाई, बस इतने बता दीजिए। भ्रष्टाचार मीन्स होता का है। भ्रष्टाचार कहने का मतलब होता है कि आप जा रहे हैं ब्लॉक में वो कास्ट सर्टिफिकेट बनवाने और आपको कास्ट सर्टिफिकेट फ्री में बनता है, वहाँ पे आपको 200 रुपया दे के बनवाना पड़ रहा है, तो वो जो है भ्रष्टाचार हुआ, है कि नहीं। वो भ्रष्टाचार हुआ। कहीं आप दुकान पे जा रहे हैं मूवी देखने हॉल में और हॉल का टिकट का दाम है 100 रुपया और आपसे कोई 200 रुपया ले रहा है, वो भ्रष्टाचार हुआ। आप जा रहे हैं किसी नेता के यहाँ और वहाँ पे सिग्नेचर करवाने के लिए आपसे कोई पैसा मांग रहा है, वो भ्रष्टाचार हुआ। भ्रष्टाचार आप समझ गए, भ्रष्टाचार समझ गए। तो भ्रष्टाचार की जड़ का है, बस इतने हमको बताइए। तो भ्रष्टाचार के सबसे बड़का जड़ जानते हैं क्या है, ये चुनाव है। चुनाव और राजनीति जो है भ्रष्टाचार के सबसे बड़का जड़ है। भ्रष्टाचार के सबसे बड़ा जड़ चुनाव है। अब बताइए एक और क्वेश्चन इसी में कहा गया है, क्या आप जेपी से सहमत हैं, यानी जयप्रकाश नारायण जी कहे हैं कि भ्रष्टाचार के सबसे बड़का जड़ चुनाव है। एकदम हम सहमत हैं, है कि नहीं। आगे देखिए बताया गया, इसे दूर करने के लिए क्या सुझाव देंगे। भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए आप क्या सुझाव देंगे बताइए। तो भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए हम यही सुझाव देंगे कि चुनाव जो होता है ओकरा में खर्चा आप कम कीजिए, तो पैसा कम लगेगा। जो रैलियाँ लोग नेता लोग करते हैं, रैली में तनी मनी पैसा खर्चा होता है, उसमें आप कम खर्चा कीजिए। एक ऐसा नियम बनाइए जिसके तहत राजनीति में जो है छोटे से छोटे, गरीब से गरीब और ईमानदार लोग जो हैं राजनीति में खड़े हो सकें, राजनीति में भाग ले सकें और राजनीति में रहने वाले नेताओं के प्रति जो हैं जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं उनके प्रति सख्त नियम बनाना चाहिए। यही जो है मेरा सुझाव है, ठीक है, कि इस भ्रष्टाचार को कैसे कम करेंगे। तो राजनीति में रहने वाले लोगों के खिलाफ जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त नियम बनाया जाए, है कि नहीं। चुनाव में कम खर्चा किया जाए। अब नरेंद्र मोदी आ रहे हैं रैली करे, लालू यादव आ रहे हैं रैली करे, अब रैली में जो है एक दिन में भाई
50-50 लाख के खर्चा होता है। ये सब का है, जनता के पैसा आप लेके टैक्स के रूप में हमसे आप पैसा ले रहे हैं, और वही पैसा आप रैली में खर्चा कर रहे हैं, चुनाव में खर्चा कर रहे हैं। और वही अगर पैसा आप जनता पे खर्चा करते तो जनता का भला होता या नहीं होता? एकदम भला होता। तो ऐजा जो है बात होगा कि हम राजनीति करेंगे तो राजनीति भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा मुद्दा है कि नहीं। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की 7 नंबर कि दल विहीन लोकतंत्र और साम्यवाद में कैसा संबंध है। ये बहुत आसान प्रश्न है कि दल विहीन लोकतंत्र और एगो साम्यवाद होता है, इसमें आखिर संबंध कैसा है, बस इतने आपको बताना है। देखिए कैसे, दल विहीन लोकतंत्र मतलब कि लोकतंत्र में किसी भी प्रकार की कोई पार्टी नहीं रहेगा। जैसे अभी है आरजेडी, जेडीयू, भाजपा, लोजपा, कितना मानी पार्टी है। तो दल विहीन कहने का मतलब कि वैसा लोकतंत्र जहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई दल नहीं हो, कोई पार्टी नहीं हो। अब साम्यवाद को समझ लीजिए, वैसा समाज जिसमें किसी भी वर्ग नहीं आते हों। वर्ग कहने का मतलब जादो, साओ, बनिया, राजपूत, बाभून, ये कुछ नहीं आता है, सब लोग समान होते हैं, ओकरे कहल जाता है साम्यवाद। समझ में आया कि साम्यवाद का है, यानी कि वैसा समाज जिसमें कोई वर्ग नहीं हो। दल विहीन लोकतंत्र वैसा लोकतंत्र जिसमें कौनो दल नहीं हो। तो दल विहीन लोकतंत्र और साम्यवाद में संबंध का है भाई। तो दल विहीन लोकतंत्र कहे के मतलब कि लोकतंत्र को जब हम दल विहीन बनाएंगे, यानी किसी भी प्रकार की दल जो हैं, दल नहीं राजनीति में भाग लेकर कोई पर्सनल आदमी जो है भाग लेगा, तो समाज में भी जो है साम्यवाद का फैलाव होगा। यानी कोई पार्टी, देखिए जैसे कि कोई ऐसा पार्टी है जो अपनी जाति के लोगों को बढ़ाता है कि नहीं। तो वैसी पार्टियां जब जाति को बढ़ाएगी तो जाति का साम्यवाद भी बढ़ेगा, है कि साम्यवाद घटेगा। अब कैसे घटेगा? तो साम्यवाद कहने का मतलब है कि कोई वर्ग नहीं होना, सब व्यक्ति समान होना। अब पार्टियां लोग ही जो है जाति को बढ़ा रही है तो साम्यवाद घटेगा नहीं। लोग जो है जातीयता करेंगे तो साम्यवाद घट रहा है। जातीयता जब खत्म होगा तब साम्यवाद अच्छा होगा, है कि नहीं। तो दल विहीन लोकतंत्र और साम्यवाद में यही संबंध है कि दल विहीन लोकतंत्र अगर हमारे यहाँ स्थापित होता है तो साम्यवाद की जो है वृद्धि होगी। बस इतना ही संबंध है दल विहीन और साम्यवाद में। नेक्स्ट हम क्वेश्चंस की बात करेंगे 8 नंबर कि संघर्ष समितियाँ से जयप्रकाश नारायण की क्या अपेक्षाएं हैं। यानी संघर्ष समितियां। अब पूछिएगा कि सर ये संघर्ष समितियां होती क्या है। संघर्ष समितियां कहने का मतलब एक संगठन होता है जो किसी भी आंदोलन के समर्थन में होता है। जैसे कि छात्र आंदोलन कर रहे हैं तो ये समितियां जो हैं जाकर छात्र आंदोलन को सपोर्ट करती है। किसान आंदोलन कर रहे हैं तो ये समितियां जो संघर्ष समितियां होती है वो किसान आंदोलन को जाकर पुश करती है, सपोर्ट करती है। समझ गए? तो वैसी समितियां को हम लोग संघर्ष समितियां कहते हैं। तो जयप्रकाश नारायण जी का जो है ये संघर्ष समितियां से का अपेक्षाएं क्या है। अपेक्षाएं कहने का मतलब चाहते क्या थे जयप्रकाश नारायण जी ये संघर्ष समितियां से। तो समझिए तनी, जयप्रकाश नारायण जी ये इन संघर्ष समितियां से यही अपेक्षाएं रखते थे कि ये जन संघर्ष जो समितियां बनाई गई हैं ये संघर्ष समितियां अपने हित में ना सोचकर, यानी कि अपने लिए ना सोचकर, अपने स्वार्थ के बारे में ना सोचकर समाज के बारे में सोचे, छात्रों के बारे में सोचे, आर्थिक रूप से सोचे और उसके बाद जो है सामाजिक रूप से सोचे, यानी सबके लिए सोचे। ये संघर्ष समितियां से अपेक्षाएं यही है जयप्रकाश नारायण जी कि ये जन संघर्ष समितियां जो संघर्ष समितियां हैं वो अपने हित का ना सोचकर समाज के लिए सोचे, आर्थिक रूप से सोचे, सामाजिक रूप से सोचे, लेकिन समाज के लिए सोचे। ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं जयप्रकाश नारायण जी। 9 नंबर क्वेश्चन है कि जयप्रकाश नारायण के इस भाषण से अपना प्रिय अंश चुनें और बताएं कि वो सबसे अधिक प्रभावी क्यों लगे। बताइए, ये जयप्रकाश नारायण जी इतना बड़ा भाषण दिए, किताब में जाकर देखिएगा कितना बड़ा भाषण है कि नहीं। वो पूरा भाषण में से आपको कौन सा पाठ जो है अच्छा लगा,
ये आपको बताना है। और वो पाठ जो है कैसे आपको अच्छा लगा, वो पाठ से आप किस प्रकार प्रभावित हुए। तो मेरा जहाँ तक मानना है, सुनिएगा मेरा आंसर, कि जयप्रकाश नारायण के इस भाषण से मेरा सबसे प्रिय अंश क्या था। तो जयप्रकाश नारायण जब भाषण दे रहे थे तो अमेरिका में उन्होंने पढ़ने के लिए किस प्रकार संघर्ष किया, वो भाषण का पाठ जो है हमें सबसे ज़्यादा प्रभावित किया। क्योंकि वो पढ़ने के लिए इतना ज़्यादा कष्ट किए थे, मत पूछिए ही मत। अब हमनी के कहल जाए उतना कष्ट करेला तो तू लोग करेगा। तू लोग के एक दिन कह देवल जाए कि जाके गैया बांध के ओकरा चारा खिया दो, चाहे घरे से अगर माई बाबू कह देवे कि बेटा एक लोटा पानी लिया के पिया दो, तो उन्हीं के पियाएगा सब आए, तो कहेगा कि हमारा पढ़ेला है आए। बात यहाँ पे हो रहा है, बुरा नहीं मानना है, जैसे कि हम समझा रहे हैं आपको अपने लैंग्वेज में। यहाँ पे प्रिय अंश चुना है, जयप्रकाश नारायण जी ने अपने पढ़ाई के लिए जो संघर्ष किया, वो भाषण का अंश जो है हमें पूरा जो है प्रभावित करता है। और सबसे अधिक प्रभावी हमें इसलिए लगा क्योंकि उससे हमने यह सीखा कि हमें पढ़ने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। बस इतने। अब उसको बना के अपने लैंग्वेज में, किताबी लैंग्वेज में उसको लिखिए। ज़्यादा दिक्कत है तो नोट्स लीजिए, बस कोनो दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट 10वां नंबर क्वेश्चन कि चुनाव सुधार के बारे में जयप्रकाश नारायण जी के प्रमुख सुझाव क्या हैं, उन सुझावों से कितना आप सहमत हैं। यानी कि चुनाव में के सुधार के लिए जयप्रकाश नारायण जी जो हैं कैसे सुधार कर सकते हैं, जो सहमत उन्होंने जो विचार दिया वो कौन कौन से थे। तो चुनाव सुधार के लिए उन्होंने सबसे पहला विचार दिया था, हम पहले भी बताए हैं, कि चुनाव में जो है खर्चा कम किया जाए। चुनाव के लिए एक ऐसा नियम बनाया जाए जिसमें गरीब लोग और गरीब पार्टी जो है भाग ले सके। और ये नियम जो है सब समाज के सभी वर्ग के लिए समान हो, चाहे वो किसी भी जाति धर्म से आते हों, ठीक है। तो ये जो है चुनाव के लिए जयप्रकाश नारायण जी का सुझाव था। उन सुझावों से आप कितना सहमत हैं। हम इन सुझाव से 100% सहमत हैं कि अगर चुनाव में जो है खर्चा कम किया जाएगा तो देश के उस पैसा से भलाई होगा, है कि नहीं, भलाई होगा उस पैसा से। इस बात से हम पूरा सहमत हैं। अब आगे देखिए, दिनकर जी का निधन कहाँ और किन परिस्थितियों में हुआ। सबसे लास्ट क्वेश्चन, तो दिनकर जी का निधन जो है मद्रास के वेलिंगटन नर्सिंग होम में हुआ था। मालूम है आपको, दिनकर जी का जो है निधन माने कि मृत्यु तो मद्रास के वेलिंगटन नर्सिंग होम में जो है गए थे और वहीं पे उनको हार्ट अटैक आया था और वो जो हैं चले गए थे। किन परिस्थितियों में हुआ, तो वो इस परिस्थिति में हुआ जब छात्र अपने हक के लिए आंदोलन कर रहे थे। उसी समय जो है दिनकर जी का निधन हो गया और छात्रों को जो है इस बात की बहुत ज़्यादा दुख हुई। जयप्रकाश नारायण जी को भी दुख हुई क्योंकि उनके कविताएं से जो है छात्र मोटिवेट होते थे और आंदोलन को जो है और आगे बढ़ाते थे। हमें आशा नहीं, अब पूरा विश्वास है भाई कि आप जो हैं इस पूरे क्वेश्चन के आंसर को दिमाग में फिट कर लिए होंगे। आप फिट कर लिए होंगे तो आप जो हैं बस कुछ नहीं, हम तो कहीं कहें भी नहीं हैं कि लाइक कर दो या चाहे सब्सक्राइब कर दो। अगर आदमी के पसंद आएगा तो वो अपने करेगा। पढ़ाई किसी को आप ज़बरदस्ती नहीं करवा सकते हैं, है कि नहीं। कौनों के मन करेगा अनसब्सक्राइब करेंगे तो वो कर देना सब, ठीक है। लेकिन अगर ये अच्छा लगल होगा तो बस आप शेयर कर देना। शेयर करने से क्या होता है, शिक्षा का फैलाव होता है। जितना ज़्यादा हम शिक्षा का प्रसार करते हैं, प्रचार करते हैं, शिक्षा हमारे अंदर उतना ही वास करती है, उतना ही जो है हमारे अंदर शिक्षा की बढ़ोतरी होती है। समझ गए, इसीलिए तो हम आपको पढ़ा रहे हैं। हमारा क्या ज़रूरत है कि फिर 12th के पढ़ना और 12th का जो है आपको पढ़ाना, जबकि 1 रुपया आपसे हमको प्रॉफिट नहीं। प्रॉफिट
है, यही बात है कि हम वीडियो बना रहे हैं तो पैसा मिल रहा है, लेकिन उतना नहीं मिलता है जितना हम आप लोगों के लिए मेहनत करते हैं। तो बस हमारे एक वो रिक्वेस्ट है कि आप शेयर कर दीजिए इसको, और शेयर करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। अब वीडियो देखें तो उसके लिए मेरे तरफ से धन्यवाद।